हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम 2023 के लेटेस्ट घटना चक्र को कवर कर रहे हैं। यह आपके बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल, और इसकी अगली क्लास में हम कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से आपका ज्योग्राफी का पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा और यहाँ पर आपका एक फास्ट रिविजन कंप्लीट होगा। यहाँ पर आप इस बुक के इंडेक्स को देख सकते हैं। सबसे पहले है आपका भारतीय इतिहास। तो भारतीय इतिहास को आपको 3 पार्ट में बांटकर पढ़ना था। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इन तीनों पर आपकी अलग अलग क्लासेस आ चुकी हैं। प्राचीन भारत का इतिहास हमने अलग कवर किया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास अलग कवर किया गया है और आधुनिक भारत के इतिहास पर आपकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। तो आपको हिस्ट्री के पोर्शन को भी यहाँ से कवर कर लेना है। इसके बाद है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। पॉलिटी पर आपकी क्लास जल्द ही आने वाली है और आज की क्लास में हम कवर करेंगे आपका सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल को आपको 2 पार्ट में बांटकर पढ़ना होगा। एक होता है आपका विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा है आपका भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो इस प्रकार से हम इनको कवर करेंगे और आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों, इनके बाद आपका इकोनॉमिक्स, साइंस, सभी सब्जेक्ट्स पर आपकी यहाँ पर क्लास आने वाली हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है ताकि सभी इंपॉर्टेंट क्लास आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा इस बुक की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS Mind और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहाँ पर इस बुक की पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। तो आप इस पीडीएफ के थ्रू भी रिवीजन कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, आज की क्लास में हम आपका विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो ये आपको बताना है कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। यहाँ पर आपका सही आंसर है डी, निहारिका। तो कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? निहारिका। जबकि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सब सौरमंडल के भाग हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में सूर्य जो कि तारा होता है और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो आपने यहाँ पर देखा सौरमंडल का भाग कौन कौन होते हैं। सौरमंडल का भाग होता है ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल। ये सब आपके सौरमंडल के भाग होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती है। इस चीज को आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, तो आपको उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने ऐसा कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसका सही आंसर है सी, कोपरनिकस। तो दोस्तों, कोपरनिकस वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इनका सही आंसर कोपरनिकस हो जाएगा। देखिए, 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इनको भी आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो सूर्य को कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है डी, 25 करोड़ वर्ष। तो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। देखिए, सूर्य हमारी आकाश गंगा के अनेक तारों में से एक है।
गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आपको सिंपली इस 25 करोड़ वर्ष को याद रखना है। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मिक ईयर कहलाती है। आपको याद रखना है, परिक्रमा की यही अवधि कॉस्मिक ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष कहलाती है। अतः निकटतम विकल्प के रूप में विकल्प डी इट मीन्स की 25 करोड़ का जो समय लगता है यही सही आपका आंसर होगा। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 40th बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। घटना चक्र आपका इसीलिए उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस आपके टू द पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको एक कंपाइलेशन यहाँ पर उनका मिल जाता है। 4th क्वेश्चन है आपका, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है बी 88। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? टोटल 88। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। तो इनको दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। 5th क्वेश्चन है आपका, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इसका सही आंसर है आपका सप्तऋषि। तो सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। देखिए, ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। 6th क्वेश्चन है आपका, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इसका सही आंसर है आपका बी बुध। तो ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह आपका बुध ग्रह है। देखिए, सौरमंडल में केवल 2 ग्रह बुध, मरकरी और शुक्र, वीनस का कोई उपग्रह नहीं है। इनको आपको याद रखना है। 2 ग्रह ऐसे हैं आपके सौरमंडल में जिनका कोई उपग्रह नहीं है और वो है आपके बुध और शुक्र, मरकरी और वीनस। मंगल के 2, नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं जिनमें ट्रिटोन एवं मेरिड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। देखिए, प्लूटो को पहले ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था, लेकिन 2006 के इस सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इस चीज को आपको याद रखना है। 7th क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। आपको यहाँ पर बताना है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका सही आंसर है बी शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह आपका शुक्र है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पर, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर है सी शुक्र, वीनस। आपको याद रखना है इवनिंग स्टार शुक्र ग्रह को कहा जाता है। देखिए, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार और शाम काल का तारा इट मीन्स इवनिंग स्टार कहा जाता है तथा मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलय से युक्त ग्रह है। तो यहाँ पर जो आपको कई प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। 9th क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? लगभग 8 मिनट। तो इसका सही आंसर है सी 8 मिनट। तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश लगभग 8 मिनट का समय लेता है। देखिए, सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अतः सही निकटतम उत्तर आपका सी है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 8 मिनट हो जाएगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग। तो सही आंसर है बी 365.25 दिन। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या
365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर देखिए 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकंड की गणना की गई। ऐसे वर्षों को परिवर्ष कहते हैं। परिवर्ष या एनोमेलिस्टिक ईयर कहा जाता है। 11वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित है, इसीलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसका सही आंसर है आपका बी 23 डिग्री अक्षांश के पास। तो इनको आपको याद रखना है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि मरुभूमि होने की संभावना रहती है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका 23 डिग्री अक्षांश था, क्योंकि यह 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का क्षेत्र है और जहाँ की जलवायु शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, इसीलिए यहाँ पर मरुभूमि बनने की संभावना ज्यादा रहती है। 13वां क्वेश्चन है आपका, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। तो इसका सही आंसर है बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आपको इसको जरूर याद रखना है। एक प्रभावी कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायु दाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से एक प्रभावी कोरियोलिस बल का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। इसको आपको याद रखना है। 14वां क्वेश्चन है आपका, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सही आंसर है सी बृहस्पति। इसको आपको याद रखना है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 15वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। तो सही आंसर है यहाँ पर डी शनि। आपको बताना था किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो सही आंसर आपका डी था शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। 16वां क्वेश्चन है आपका, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। तो सही आंसर है इसका सी 29.5 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। सही आंसर है ए 84 वर्ष। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में 84 वर्ष का समय लेता है। 18वां क्वेश्चन है 18वां, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। इसका सही आंसर है आपका बी पृथ्वी के आयाम की माप से। तो जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका 67th बीपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया था। देखिए, जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार, अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका सही आंसर है आपका डी प्रधान मध्य रेखा। तो किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्य रेखा होती है। देखिए, प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है। यह रेखा
इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान मध्य रेखा निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है, तो इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव। 20 क्वेश्चन है आपका। 20वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। सही आंसर है सी, प्रशांत महासागर से होकर। इसको आपको याद रखना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। दोस्तों 21वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आपको यहाँ पर सबसे बड़े महाद्वीप को बताना है। देखिए, तो इसका सही आंसर है आपका बी, अफ्रीका। तो निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। आप यहाँ पर देख सकते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दोस्तों आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, दुनिया में, विश्व में कुल आपके 7 महाद्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका एशिया है और देन आपका अफ्रीका आता है। हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको अफ्रीका इसलिए बताया क्योंकि देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में कहीं भी एशिया महाद्वीप नहीं दिया गया था, इसीलिए आपका यहाँ पर सही आंसर अफ्रीका होगा। तो निम्न में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर एशिया कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था, इसीलिए सही आंसर आपका अफ्रीका हुआ। लेकिन सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया है, इसको आपको याद रखना है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो सही आंसर है इसका सी, अफ्रीका। तो निम्न में से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक महाद्वीपों की संख्या यहाँ पर प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले है अफ्रीका। अफ्रीका में लगभग आपके 54 कंट्री आती हैं, 54 देश हैं, इसीलिए अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। यूरोप के अंदर 51 हैं, एशिया में 50 कंट्री आती हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्री हैं, दक्षिणी अमेरिका में आपकी 12 कंट्री आती हैं। 23 क्वेश्चन है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। सही आंसर है बी, चिली। तो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला सीमा वाला देश है चिली। देखिए, दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है, इसको आपको याद रखना है। 24 क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? सही आंसर है बी, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न में दिए गए देशों में द्वीपों की संख्या। तो इंडोनेशिया में लगभग आपके 17,508 द्वीप हैं, जबकि फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1,192, क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं। तो सबसे ज्यादा द्वीप यहाँ पर आपके इंडोनेशिया में हैं। 25वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? सही आंसर है ए, बोर्नियो। तो आपको याद रखना है कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। दिए गए द्वीपों में बोर्नियो है, ग्रेट ब्रिटेन है, मेडागास्कर है, सुमात्रा है। तो इन दिए गए द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका बोर्नियो है, इसको आपको याद रखना है। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? सही आंसर है सी, जापान। तो जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। देखिए, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। तो आपको पता है कि जापान चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। 27 क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। सही आंसर है बी,
होन्शु, इसको आपको याद रखना है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। देखिए, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। तो जापान के अंदर मुख्यतः 4 द्वीप हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। 28 क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? सही आंसर है ए, डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड डेनमार्क देश का भाग है। देखिए, ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से लंबाई 1 से 3 मीटर तक है। 29वां क्वेश्चन है आपका, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही आंसर है बी, वैगनर के द्वारा। इसको आपको याद रखना है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत वैगनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ज्योग्राफी की। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वैगनर द्वारा विकसित किया गया था। वैगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पैंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीपीय पिंडों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में विभक्त हुआ। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना लैंड धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बंट गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में हैं। 30वां क्वेश्चन है आपके सामने, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। तो आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही प्रकार की पाई जाती हैं। देखिए, आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स पिघले मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। इन फैक्ट को आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में याद रखना है। 31 क्वेश्चन है, अवसादी सैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर है सी, ये सैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अवसादी सैलें, देखिए, अवसादी सैलों सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, परतें भी पाई जाती हैं, किंतु ये सैलें रवेदार क्रिस्टल नहीं होती हैं। इनको आपको याद रखना है अवसादी सैलों के बारे में। 32 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? देखिए, तो यहाँ पर एस्कर और ड्रमलिन के बारे में आपको सही कथन को चुनना है। सबसे पहला है आपके सामने, एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है, ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये कथन भी आपका सही है। तीसरा है, अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, ये कथन आपका गलत है। चौथा कथन है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये कथन आपका यहाँ पर सही है। इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1, 2 और 4 कथन आपके सही हैं। देखिए, ग्लेशियरों या हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं, जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से एस्कर का निर्माण होता है और एस्कर की विशेषता क्या होती है। देखिए, हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में ड्रमलिन गोलास्म मृत्तिका द्वारा निर्मित एक प्रकार का ढेर या टीले होते हैं, जिनका आकार उल्टी नौका या कटे हुए उल्टे अंडे के समान होता है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति ड्रमलिन युक्त इलाकों की विशेषता है। ड्रमलिन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। 33वां क्वेश्चन है आपके सामने, माउंट एटना है, इसका सही आंसर है सी, एक प्रकार का ज्वालामुखी। तो माउंट एटना आपका एक ज्वालामुखी है। देखिए, माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। 34वां क्वेश्चन है आपके सामने,
मोना लोवा उदाहरण है? सही आंसर है ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। तो मोना लोवा एक ज्वालामुखी है, वो भी सक्रिय है। मोना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए, मोना लोवा हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी लोकेशन आपको याद रखना है। मोना लोवा ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका की हवाई द्वीप में स्थित है। 35वां क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। देखिए, पहला कथन है आपके सामने, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो ये सही है आपका, ये सही कथन है, ये गलत नहीं है। बी कथन है आपका, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये कथन भी आपका सही है। देखिए, सी कथन है आपका, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा आती है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत है, इसीलिए ये आपका सही आंसर भी हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर गलत कथन को चुनना था। देखिए, डी कथन आपका कहता है, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ये कथन आपका सही है। यहाँ पर आपको गलत कथन चुनना था, जो कि आपका सी था। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? सही आंसर है आपका बी, नवीन मोड़दार पर्वत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा, चोमोलुंगमा सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं। हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है, अतः स्पष्ट है कि अधिकांश विश्व की सर्वोच्च चोटियां इन्हीं वलित पर्वतों पर ही स्थित हैं। 37वां क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? सही आंसर है बी, एंडीज। तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। देखिए, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख वलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत दक्षिण एशिया में भारत के उत्तरी सिरे पर स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई आप देख सकते हैं लगभग 7200 किलोमीटर है। 38वां क्वेश्चन है आपका, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो सही आंसर है यहाँ पर ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। कोकोस प्लेट आपकी मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। देखिए, कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। इसको आपको याद रखना है। 39वां क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? सही आंसर है इसका ई। देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनियास, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक विकल्प यहाँ पर आपके सही हैं। अब आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्न में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो यहाँ पर आपका ई ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका सही है। देखिए, 40वां क्वेश्चन है यहाँ पर, किलिमंजारो है एक, आपको बताना है किलिमंजारो क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पर वोल्केनो, आग्नेयगिरी। देखिए,
किलिमंजारो आपका एक पर्वत है, लेकिन यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया, कहाँ पर है ये? तंजानिया। तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर विल्हेम स्पिट्ज था। यह एक आग्नेयगिरी, आग्नेयगिरी का मतलब होता है ज्वालामुखीय, तो यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है। 41 क्वेश्चन है, गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? तो यह चीन में है। इसको आपको याद रखना है, इसकी लोकेशन। गोबी का मरुस्थल चीन में है। देखिए, गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। 42 क्वेश्चन है, जोहान्सबर्ग विख्यात है। सही आंसर है ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। देखिए, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 43 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? सही आंसर है यहाँ पर बी, हंगरी। तो हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है। देखिए, हंगरी एक स्थल रुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से तथा रोमानिया और यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। दोस्तों, स्थल रुद्ध देश का मतलब होता है लैंड लॉक कंट्री, जिसके चारों तरफ, जिस कंट्री के चारों तरफ देश होते हैं, जिस देश की सीमा समुद्र से टच नहीं करती है, वो आपका एक लैंड लॉक कंट्री होता है, स्थल रुद्ध देश होता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आपका हंगरी है। 44 क्वेश्चन है, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। यहाँ पर आपको इजराइल कंट्री की चारों तरफ की बताना है कि कौन कौन से देश हैं जिनसे इजराइल की बाउंड्री टच करती है। तो यहाँ पर इजराइल की सीमाएं आपको बतानी है और इसका सही आंसर है आपका ए। तो इजराइल लेबनान से सीमा टच करता है, सीरिया से करता है, जॉर्डन और मिस्र के साथ सीमा टच करता है। देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से, दक्षिण पश्चिमी सीमा मिस्र, इजिप्ट से लगी हुई है। इसीलिए विकल्प ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? सही आंसर है इसका सी, पामीर। तो संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, पामीर को कहा जाता है। देखिए, पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। 46 क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। सही आंसर है ए, श्रीलंका। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका विषुवत रेखा से 880 किलोमीटर उत्तर भारतीय उप महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर स्थित हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। इसे हिंद महासागर का मोती और एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। 47 क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/3 है। इसको आपको याद रखना है। पृथ्वी का कितना भाग पानी से ढका है? लगभग, 1/3 नहीं, 2/3 भाग पानी से ढका है। देखिए, पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल क्षेत्र लैंड एरिया और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र वाटर एरिया का विस्तार है। अतः निकटतम सही उत्तर आपका सी होगा। 48 क्वेश्चन है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। तो सही आंसर है ए, उत्तरी ध्रुव। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 49 क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। आपको बताना है यह कटक किसकी विशेषता है, यह कटक कौन सा है और यहाँ पर जो विशेषताएं बताई गई हैं ये कौन से कटक की हैं। तो इसका सही आंसर है आपका डी, मध्य महासागरीय कटक। तो यह सब विशेषता मध्य महासागरीय कटक की है। देखिए,
उपयुक्त विशेषताएं मध्य महासागरीय कटक से संबंधित हैं। मध्य महासागरीय कटक ग्लोब के चारों ओर 40,000 मील या 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। 50वां क्वेश्चन है यहाँ पर, गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। इसका सही आंसर बी है, गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा होती है। देखिए, फ्लोरिडा की धारा जब एंटलीस धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रास अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। इसको आपको याद रखना है। 51 क्वेश्चन है आपका, ग्रांड कैनियन है एक खड्ड, इसको आपको याद रखना है। यह एक जार्ज है, एक खड्ड है, तो ग्रांड कैनियन एक जार्ज है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक जार्ज है। 52 क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित है। सही आंसर है ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। देखिए, गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। 53 क्वेश्चन है, फिजी द्वीप अवस्थित है। सही आंसर है बी, प्रशांत महासागर में। तो फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। देखिए, रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम, तुवालू के दक्षिण में स्थित है। 54 क्वेश्चन है, सुएज नहर जोड़ती है। सही आंसर है ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 55 क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है। सही आंसर है बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। तो पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। दोस्तों, यहाँ पर ये आपका अंध महासागर अटलांटिक महासागर ही है, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य के को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। 56 क्वेश्चन है आपका, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। सही आंसर है ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। तो मलक्का जल संयोजक में देखिए, मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया की सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं हैं। 57 क्वेश्चन है आपके सामने, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। तो सही आंसर है आपका ई। यहाँ पर आप पहले इस चीज को समझिए, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समानांतर है। पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन ई है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आपके ऑप्शन सही हैं। 58 क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत बताती है। इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। तो यह एक वायुमंडल की परत बनाती है। देखिए, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यूं तो ओजोन की उपस्थिति 15 किलोमीटर से नीचे तथा ऊपर 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है, किंतु संकेंद्रण अत्यंत निम्न होता है। परत के रूप में ओजोन 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ही होती है। विश्व मौसम संगठन भी ऐसी ही व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह परत मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। 59 क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो सही आंसर है यहाँ पर ए, 10 से 20 किलोमीटर। 60वां क्वेश्चन है यहाँ पर 60 क्वेश्चन, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो सही आंसर है बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर।
61 क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। सही आंसर है बी 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? देखिए सही आंसर है बी विवर्तनिक क्रिया से। तो यहाँ पर महाद्वीप अलग कैसे हुए थे? ये विवर्तनिक क्रिया के द्वारा हुए थे। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। 63 क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? सही आंसर है सी पर्वत निर्माणकारी बल का। तो वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। देखिए पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, संपीड़न बल व तनाव बल। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और धसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। इसी मोड़ को वलन कहते हैं। 64 क्वेश्चन है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। सही आंसर है ए आल्पस। आल्पस यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। आल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। 65 क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो यह मरुस्थल आपका चीन में अवस्थित है, तकला मकान। देखिए तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानसान पर्वत से घिरा है। 66 क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? देखिए तो इसका आपका सही आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग 348,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल की लोकेशन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 67 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो सही आंसर है यहाँ पर ए लेबनान। लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिलिस्तीन सरकार की आधिकारिक मानचित्र के अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। 68 क्वेश्चन है आपके सामने, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? सही आंसर है बी पंपाज। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपाज कहते हैं। तो पंपाज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी उत्तरी अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर 3 प्रकार के घास के मैदान देख सकते हैं। एक है पंपाज जो कि दक्षिण अमेरिका में मिलता है, एक है प्रेरी घास का मैदान जो कि उत्तरी अमेरिका में मिलता है, और तीसरा है यहाँ पर डाउन्स घास का मैदान जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। 69 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सही आंसर है यहाँ पर बी सिडनी। सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की तथा रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, और इसका सही आंसर आपका सिडनी था, क्योंकि कैनबरा, वेलिंगटन और रियाद ये किसी न किसी देश की राजधानी है। और आपने देखा अभी कैनबरा किस देश की राजधानी है, ये आपको याद कर लेना है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है, जबकि रियाद आपकी सऊदी अरब की राजधानी है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। 70 क्वेश्चन है आपका, 90 ईस्ट रिज कहां पर स्थित है?
तो दोस्तों 90 ईस्ट रीज आपका हिंद महासागर में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। 71 क्वेश्चन है आपके सामने, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, सही आंसर है इसका बी भूमि। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। 72 क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है, तो सही आंसर है बी 35 ppt। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है, अतः निकटतम विकल्प आपका बी सही उत्तर है। देखिए 73 क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो सही आंसर है डी मृत सागर। तो मृत सागर में यहाँ पर औसत लवणता सर्वाधिक है। 74 क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सही आंसर है बी अमेजन नदी। तो अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है, इसको आपको याद रखना है। 75 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर आपको शहर और नदी को मिलाना है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए सी आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिए रोटरडम शहर आपका राइन नदी पर पड़ता है, तो ये आप ऐसे भी बोल सकते हैं राइन नदी रोटरडम शहर से होकर बहती है। दूसरा है आपका पेरिस, तो पेरिस आपका सीन नदी आपकी पेरिस से होकर बहती है। तीसरा है आपका बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट शहर से डेन्यूब नदी प्रवाहित होती है। चौथा है आपका वॉशिंगटन से आपका पोर्टमैक नदी प्रवाहित होती है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्टली भी शहर और नदी, रोटरडम आपका राइन नदी से मिलेगा, पेरिस आपका सीन नदी से मिलेगा, बुडापेस्ट आपका डेन्यूब नदी से मिलेगा, वॉशिंगटन आपका पोटोमैक नदी से मिलेगा। 76 क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो सही आंसर है यहाँ पर ए बाबल मंदेब हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए 77 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताना है अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है, अत्यधिक ठंडा स्थान कौन सा है, अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है और अत्यधिक सूखा स्थान कहाँ पर होता है। देखिए सबसे पहला पूछा है आपसे अत्यधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो ए का आपका सही मिलान होगा 4, तो सहारा आपका सबसे गर्म स्थान है। दूसरा है अत्यधिक ठंडा स्थान कौन सा है, तो बी का सही आंसर है आपका 3 अंटार्कटिका। तीसरा है अत्यधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो सी का सही है आपका यहाँ पर चेरापूंजी, सी आपका 2 से मिलेगा चेरापूंजी से। डी है अत्यधिक सूखा कहाँ पर होता है, इसका सही है आपका चिली, तो अत्यधिक सूखा आपका चिली में पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अत्यधिक गर्म स्थान सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा स्थान अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है और अत्यधिक सूखा चिली में पड़ता है। 78 क्वेश्चन है आपके सामने, किस मिट्टी में केसिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, सही आंसर है ए चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी में केसिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। 79 क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, सही आंसर है सी चीन, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। 80 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, सही है सी सोना खनन, तो कूलगार्डी में सोना खनन की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगार्डी, तो कूलगार्डी स्थान कहाँ पर है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो कूलगार्डी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, वर्तमान में यह पर्यटकों के बीच के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। 81 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ, सही आंसर यहाँ पर सी था चीन। 82 क्वेश्चन है, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सही आंसर है बी भारत, तो भारत विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक
देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व के 5 शीर्ष देश हैं आपके। सबसे पहले स्थान पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चीन, रूस, तीसरे स्थान पर भारत था, फिर कनाडा एंड देन यूएई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यहाँ पर भारत ऑप्शन में था, इसीलिए यहाँ पर भारत आपका हो जाएगा। 83 क्वेश्चन है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? सही आंसर है आपका डी, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला में तेल के कोष सबसे ज्यादा हैं। 84 क्वेश्चन है, कोयले का सामान्य प्रकार है ए, बिटुमिनस। बिटुमिनस इसका सही आंसर है, तो बिटुमिनस कोयले का एक सामान्य प्रकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको देखना है। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वानस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, इसको आपको याद रखना है। कोयला आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है एंथ्रेसाइट, एक होता है बिटुमिनस कोयला, एक होता है लिग्नाइट कोयला, एक होता है पीट कोयला। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयले में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम कोटि का तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है, तो ये आपका एंथ्रेसाइट होता है, और सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट कोयला होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, इट मीन्स की सामान्य प्रकार का कोयला है। देखिए 85 क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतम शामिल होते हैं। सही आंसर है आपका ए, शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। 86 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? सही आंसर है सी, लंदन। तो लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, इसको आपको याद रखना है। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। 87 क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, क्यों? बी, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विकिरण के कारण। तो साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं विकिरण के कारण। यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। देखिए मेघीय रातों में इट मीन्स की बादल वाली रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है, फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती हैं, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। 88 क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। देखिए मानसून का निवर्तन इंगित होता है, यहाँ पर सही आंसर आपका सी है, 1, 2, 3। इट मीन्स कि यहाँ पर तीनों कथन आपके सही दिए गए हैं, तो आपको इनको याद कर लेना है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। 89 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? देखिए यहाँ पर सही आंसर है आपका बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। 90 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? सही आंसर है डी, पंपाज। तो पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु का क्षेत्र है।
91 क्वेश्चन है आपके सामने, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? सही आंसर है बी, कांगो नदी घाटी। तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, इसको आपको याद रखना है। देखिए, पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोंगुलस कहते हैं, जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है, इसको आपको याद रखना है। 92 क्वेश्चन है, पिग्मीज निवासी हैं, तो पिग्मीज जनजाति कहाँ की निवासी हैं? सही आंसर है ए, अफ्रीका की। 93 क्वेश्चन है, एस्किमो निवासी है, इसका सही आंसर होगा आपका ए, कनाडा। तो एस्किमो कनाडा की निवासी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। आपको इसको याद रखना है। 94 क्वेश्चन है, एस्पेरांटो है, सही आंसर है डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। तो एस्पेरांटो एक कृत्रिम भाषा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहाफ ने किया है। 95 क्वेश्चन है, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही आंसर है बी, चीन। तो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। देखिए, 96 क्वेश्चन है, शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? सही आंसर है सी, चीन में। तो शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह चीन में पैदा होता है। देखिए, शहतूश एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है, जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। 97 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो सही आंसर है डी, ईरान। तो विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश आपका ईरान है। 98 क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो सही आंसर है बी, चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में चीन संसार में अग्रणी है। 99 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही आंसर है सी, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करता है। 100 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? सही आंसर है यहाँ पर ए, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया एवं नामीबिया का स्थान है। देखिए, 101 क्वेश्चन है आपके सामने, टिन मिलता है, इसका सही आंसर आपका ए है, प्लेसर निक्षेपों में। तो टिन कहाँ पर मिलता है? ये प्लेसर निक्षेपों में मिलता है। देखिए, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होती है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं। वर्ष 2020 के इंडियन मिनरल्स ईयर बुक के अनुसार शीर्ष टिन उत्पादक देश क्रमशः चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं पेरू हैं। 102 क्वेश्चन है आपके सामने, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, सही आंसर है डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो मृदा संरक्षण के द्वारा मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। 103 क्वेश्चन है आपके सामने, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें, सही आंसर है ए, चूना पत्थर होता है। तो टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के एविले अवशेषों से होता है। 104 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। सही आंसर है ए, विषुवत रेखा के पास। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। इनमें अमेजन बेसिन जो कि दक्षिण अमेरिका में है,
कांगो बेसिन अफ्रीका में तथा दक्षिण पूर्व एशियाई द्वीप समूहों के वर्षा वन प्रमुख हैं। अतः सही विकल्प ए है। 105 क्वेश्चन है आपके सामने। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? सही आंसर है डी, कनाडा। तो विश्व का कनाडा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दोस्तों 106 क्वेश्चन है आपके सामने। रेल मार्ग और जोड़ने वाले स्थान, तो आपको इनको मैच करना है। सबसे पहले है आपके सामने यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, इसका सही मैच होगा आपका फोर्थ। तो ये रेल मार्ग पेरिस से वॉर्सा जाता है। दूसरा है ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, बी का सही मैच होगा आपका 3, ये ब्यूनस आयर्स से वोल पेरिजो जाता है। तीसरा है सी, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सी का सही मैच होगा आपका 2, लेनिनग्रादा से व्लादिवोस्टोक जाता है। डी है आपका ओरिएंट एक्सप्रेस, जो कि पेरिस से इस्तांबुल जाता है। आप इसको यहाँ पर सीधा सीधा भी देख सकते हैं। यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये पेरिस से वारसा जाता है, तो आप इसको पोज कर भी देख सकते हैं। 107 क्वेश्चन है आपका। निम्न में से कौन एक पत्तन नगर नहीं है? सही आंसर है बी, कैनबरा। तो कैनबरा एक पत्तन नगर नहीं है। देखिए कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है को छोड़कर उपयुक्त प्रश्न में दिए गए सभी नगर बंदरगाह नगर हैं। यहाँ पर दिए गए सभी नगर आपके ये बंदरगाह नगर हैं। देखिए यहाँ पर दिए गए सभी नगर आपके बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो जापान की राजधानी व होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। 108 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है बी, सैंटोस। तो सैंटोस को विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। देखिए सैंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पत्तन कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। 109 क्वेश्चन है। पर्यावरण किससे बनता है? सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इट मीन्स पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, तो इन सभी से मिलकर आपका पर्यावरण बनता है। 110 क्वेश्चन है आपके सामने। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? सही आंसर है डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए। तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका विश्व का भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के टोटल यहाँ पर 110 क्वेश्चन दिए गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। 110 क्वेश्चन के बाद आपका भारत का भूगोल स्टार्ट हो जाता है। भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी को हम आपका नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में कवर करेंगे। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है और कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो करना है। यहाँ पर आपकी सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस आने वाली है। आई होप दोस्तों कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो ऐसे ही हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए, अच्छे से रिस्पॉन्स करते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।